नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी आईएएस बाई मणिकांत सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रयाग शुक्ला आप सभी के लिए आज जो यूपीएससी का जीएस पेपर थर्ड है उसमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है उनका एक डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। आज ही पेपर हुआ है, तो जो लोग पेपर दे रहे हैं वो तो अपना ध्यानपूर्वक पूरा पेपर में मन लगाए। बाकी वह सभी लोग जिनको अगले वर्ष पेपर में सम्मिलित होना, जिनको अगली बार मेंस देना है, जिनका लक्ष्य 27, 28, 29 है, उन सभी के लिए यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो पेपर है, पेपर थर्ड। अब हर साल सभी टॉपर्स के मुँह से, सभी के मुँह से बात सुनते होंगे कि पेपर थर्ड सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें आप इकोनॉमी है, इसमें साइंस टेक है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी है। इतनी सारी चीज़ों को यह समेटे हुए है, जिसके कारण से यह चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन यह चैलेंज को ख़त्म करने या चैलेंज को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इंटरलिंकिंग और इंटीग्रेटेड अप्रोच से आगे बढ़े। हमको ये चैलेंज तब ज़्यादा लगता है जब हम विषय को अलग अलग देखते हैं। एक समय तक तो ठीक है कि हम अभी बेसिक स्तर पर हैं, प्रारंभिक चरण की तैयारी में है, तब तो ठीक है कि हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सबको अलग अलग देखा। लेकिन जब हम मेंस में सम्मिलित होते हैं या इस लेवल पे हो जाते हैं कि अब हमको मेंस देना है, हमारी एक तैयारी होलिस्टिक उसमें हो जाती है, तो हमको हमेशा अगर इस चैलेंज से हमको बाहर निकलना है तो हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच पे ही आना पड़ेगा, इंटरलिंकिंग अप्रोच पर ही आगे आना पड़ेगा। जो बैरियर है विषय का, या इसको तोड़ेगा, टॉपिक से टॉपिक को जोड़ने का तरीका हम डेवलप कर पाएंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ने का तरीका डेवलप कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा तरीका से भी बड़ी बात है कि हम एक साथ एक से अधिक कंटेंट को अपने ब्रेन में रख पाएंगे। या हम कहते हैं कि ब्रेन में रखने की भी जरूरत नहीं, हम एक समझ डेवलप कर पाएंगे और समझ के आधार पर हम उत्तर देखेंगे, लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट भी कर पाएंगे किस टॉपिक से वह इंटीग्रेट होता है। क्योंकि ये काम तो हमारा ब्रेन करता है, जो हमारा न्यूरल नेटवर्क, जैसे एआई को अब हम न्यूरल नेटवर्क पर ले जा रहे हैं कि मानव जैसा करना, तो मानव के ब्रेन के पास तो ये पूरी क्षमता है कि यह इसको इंटरलिंक कर सके। बस इसमें हमको अपनी आस्था रखनी पड़ेगी, अपनी सोच को इस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, अपने पढ़ाई के तरीके को भी इस रूप में हमको करना पड़ेगा। तो आइए, समय बहुत कीमती है आप सभी का, तो आप लोग इसको शांति सभी लोग सुनिएगा, देखिएगा इस प्रश्न को। मेरा मानना है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए जो ये क्वेश्चन होते हैं आने वाले जो वर्ष में, जो मतलब जो भी हम देखते हैं तैयारी के दौरान, वो हमारे एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। सबसे बड़ा मेंटोर हमारा यही है कि जो हमको ये बताते हैं कि कैसे प्रश्न आएगा, तो हम क्वेश्चन देखें हर साल का। अब जो लोग इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वह तो अपना आंसर लिख के आए हैं। जो लोग नहीं सम्मिलित हुए हैं उनके लिए ज़्यादा या महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि उनको अभी अगले साल की तैयारी करनी है। तो अगले साल में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्न रिपीट तो नहीं करता यूपीएससी, लेकिन हमको इससे अप्रोच भी पता चलेगा, कैसे हम इंटरलिंक कर सकते हैं, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस सारी बातों को हम समझ सकते हैं। और एक समझ हमारे अंदर अगर डेवलप होगी तो हम ज़्यादा न्याय कर पाएंगे उत्तर लेखन के साथ। क्योंकि उत्तर कई बार हम लिखते हैं और सेटिस्फाई भी हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, जबकि क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होती है, सारे उस एस्पेक्ट को हम समझ नहीं पाते हैं। तो इन सारी बातों का हम प्रैक्टिस से ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूपीएससी ने आज के जीएस पेपर थर्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोलॉजी एनवायरनमेंट से कौन से प्रश्न लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की भी बात कर रहा हूँ। अभी साइंस टेक आप इसके प्रश्न जब देखेंगे तो कई सारे प्रश्न आपको कई सब्जेक्ट से जुड़ते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब हम विषय को तो अलग अलग भले पढ़े, लेकिन हम उसको इंटरलिंक करना जरूर जाने कि कैसे कहाँ पर कौन सा चीज़ें इंटरलिंक हो रही हैं, कैसे हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तभी जाकर के हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तो सभी लोग पहले प्रश्न को देखिए, फिर इसकी आप उत्तर लिखिएगा। मेरा सबसे अनुरोध है कि जो लोग इस साल के पेपर अभी नहीं दे रहे हैं
वो जरूर सभी पेपर में, वो चाहे जीएस पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सबके उत्तर धीरे धीरे करके, हम नहीं कहते कि एक दिन में आप उत्तर लिख ले, लेकिन एक एक दो दो क्वेश्चन रोज लिख के आप सारे क्वेश्चन को, इस बात पर अभी इंतजार न करें कि कोई संस्थान, कोई जो है टीचर आपको लिखा हुआ दे देगा, आप उसको पढ़ लेंगे। नहीं, ये पढ़ने का काम नहीं होता है, आप इसको लिखना को प्रैक्टिस करें। तो आज हमें पूरी बात बताएंगे कि क्या क्या इस प्रश्न की डिमांड है, क्या क्या इसमें उत्तर में होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो इसके आधार पर आप पुनः अपने घर पे उत्तर इसका लेखन करिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा यहां पर जो आया है कि उपयुक्त उदाहरणों से, प्रश्न क्या है कि उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए कि भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में द्रुत अवसंरचना विकास और आपदा जोखिम में कमी। पढ़ने के लिए तो हम कई बार इकोलॉजी एनवायरनमेंट अलग पढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अलग पढ़ते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को ही वह इंटीग्रेट कर दिया यहां पर, कह रहा कि उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए कि भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में द्रुत अवसंरचना विकास और आपदा जोखिम में कमी के बीच विरोधाभास का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। 150 शब्दों में इसको बताना है। प्रश्न की डिमांड क्या है कि उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए कि भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, इसमें डिमांड में है कि जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में बात हो रही है। क्षेत्र में कह रहा कि द्रुत अवसंरचना विकास, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहां पे द्रुत का अगर अर्थ ना समझते हो, रैपिड मतलब तेजी से, तो इसके कह रहा कि द्रुत अवसंरचना विकास, द्रुत अवसंरचना विकास, द्रुत अवसंरचना विकास और आपदा जोखिम में कमी, आपदा जोखिम में कमी, करा के अवसंरचना विकास और आपदा जोखिम में कमी के बीच विरोधाभास। अब एक तरफ प्रश्न का क्या कह रहा है कि यहां पर विरोधाभास का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, जोखिम का, इसके प्रबंधन पर बातचीत करना है। थोड़ी बात को समझिएगा, प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, वह पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र जहां पर, जिसको हम कहते हैं कि भाई यहां पर डिस्कस हाउ द contradiction between rapid infrastructure development and disaster risk reduction in ecological sensitive areas। मतलब ऐसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जहां पर बहुत रैपिड तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो कह रहा कि एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पर क्या है, हमने कहा कि सेंसिटिव एरिया है जो परिस्थिति तंत्र के, वहां पर हम रैपिड रूप से, बड़ी तीव्रता से, द्रुत तरीके से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ में हम आपदा जोखिम में कमी की भी बात कर रहे हैं। तो एक तरफ रैपिड रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर में कमी, आपदा जोखिम में कमी, ये दोनों तो विरोधाभासी बातें हैं कि भाई वह संवेदनशील क्षेत्र पहले से ही सेंसिटिव एरियाज हैं। अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से एरिया की बात कर रहा है। उस एरिया के अंदर हम बड़ी तीव्रता से, क्योंकि जन कल्याण को देखते हुए, कई बार आर्थिक लाभ के लिए, कई बार मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने के लिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से, या टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ में हम आपदा जोखिम में कमी का बात करते हैं। तो ये दोनों तो विरोधाभासी बात हो गई कि अगर पहले से जो संवेदनशील स्थल है, क्षेत्र है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो आपदा को बढ़ाता ही है। कई बार कि आप बड़े बड़े पहाड़ों में सुरंग बना रहे हैं, हाईवेज का विकास कर रहे हैं, कई सारे प्रकार के आप वहां पर कार्यक्रम चला रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, तो ये तो आपदा जोखिम को बढ़ाने वाले होते हैं। तो आपदा जोखिम में कमी की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ये कंट्राडिक्टरी है, मतलब एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। द्रुत अवसंरचना का विकास और आपदा जोखिम, ये दोनों एक साथ कैसे कैसे हो सकता है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, इसका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए।
अब अगर इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि एक तरफ कह रहा कि भाई सेंसिटिव हुआ एरियाज, यहां पर कह रहा बिटवीन रैपिड, यहां पर कि डिस्कस हाउ द कंट्राडिक्शन बिटवीन रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज ऑफ इंडिया कैन बी मैनेज विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। सही एग्जाम्पल के साथ इसको समझाइए कि कैसे प्रबंधन किया जा सकता है इन दोनों विरोधाभासी चीजों के अंदर। अब देखेंगे कि वर्तमान में जो सबसे बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने है, अगर यहां पर इसके उत्तर को हम देखें, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा इस बात को कि इसमें क्या होना चाहिए। विरोधाभास का प्रमुख कारण क्या इसमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम बात करें कि विरोधाभास, एक मिनट, विरोधाभास का प्रमुख कारण क्या हमको दिखाई दे रहा है, प्रमुख कारण कैसे हमको विरोधाभास दिखाई दे रहा है, तो अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो एक तो अवसंरचना की आवश्यकता है भाई, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है यहां पर। दूसरी बात देखिएगा, पर्यावरण की नाजुकता। इसके अलावा आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है इसके ऊपर, जलवायु परिवर्तन एक मुद्दा है। इसके अलावा स्थानीय आजीविका बनाम संरक्षण भी है। ये किसके लिए बात हो रही, किन क्षेत्रों के लिए बात हो रही है जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे हिमालय का क्षेत्र हुआ, ये आपको पश्चिमी घाट का क्षेत्र हुआ, या तटीय क्षेत्र हुए। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो वन क्षेत्र हुआ, या हम कहें जो द्वीप हैं, आइसलैंड है, द्वीप हैं, द्वीपीय क्षेत्र हुए, ये सभी क्या हैं, जैव विविधता की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जैव विविधता की दृष्टिकोण से संवेदनशील है। थोड़ी बात को समझिए, कहा गया कि जो हिमालयी क्षेत्र है, ये इसके उत्तर में पश्चिमी घाट है, तटीय क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, जो हमारे वेटलैंड एरियाज हैं, इसमें अगर कह दे तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में वेटलैंड भी आ जाएंगे। इसमें अगर हम सम्मिलित कर दे खास करके इसमें कि आर्द्र भूमियां, इसमें अगर हम सम्मिलित कर दे मैनग्रोव्स, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन हैं। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की आवश्यकता है, हम कर भी रहे बड़ी तेजी से। अब जैसे विरोधाभास का प्रमुख कारण अवसंरचना की आवश्यकता यहां पर है। किस लिए आवश्यकता है कि लोगों को मूल उससे जोड़ने के लिए, वहां के जो लोग निवास कर रहे हैं उन तक बेसिक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए हमको हाईवेज बनाना है, हमको टूरिज्म को बढ़ावा देना है आर्थिक लाभ के लिए। हमने कहा कि स्थानीय आजीविका के लिए कई सारे लोग उस मैनग्रोव्स पर, उस आर्द्र भूमियों पर निर्भर हैं। साथ में हम क्या कर रहे हैं कि इसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े होटल्स, या वहां पर आप देखेंगे कि जो तटीय इलाके हैं, समुद्री तटीय इलाकों में यातायात को करने के लिए, खास करके माल ढुलाई के लिए, हम वहां पर कंक्रीट इत्यादि से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम टूरिज्म के लिए वहां पर लोगों का रहने का प्रबंधन करना, उनके लिए रोड्स का निर्माण करना, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं। तो ये पर्यावरण की नाजुकता, जलवायु परिवर्तन, स्थानीय आजीविका, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए हमको वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। लेकिन ये ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर थोड़ा भी परिवर्तन वहां की जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ये सेंसिटिव जोन है। जैसे वर्तमान में देखा गया है, चाहे हमारे तटीय इलाके हैं, चाहे हमारे मैनग्रोव्स हैं, वेटलैंड एरिया हैं, इन सभी जगहों पर, या हिमालयी क्षेत्र क्यों ना हो, ठीक है, जलवायु परिवर्तन भी एक मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के कारण से वहां पर जैव विविधता संकट में आई है।
उनका क्षेत्र कम हुआ है। तो इसको कह रहा कि भाई यहां पे प्रश्न ये कह रहा है कि विरोधाभास का प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इस विरोधाभास के प्रबंधन के लिए हमको क्या काम करना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए भाई, तो इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए। अब उपाय की बात यहां पे कर लेते हैं। उपाय हमको क्या करना चाहिए, थोड़ी बात समझिएगा कि उपाय यहां पर हमको क्या करना चाहिए। अब अगर उपाय की हम बात करें तो यहां पर हमको कहना चाहिए कि भाई जो कैरिंग कैपेसिटी है, आधारित विकास करना चाहिए। अभी जब इकोलॉजिकल सिस्टम में आप पढ़ते हैं, इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, तो हमारे पर्यावरण की, हमारे पारिस्थितिक तंत्र की, इकोसिस्टम की एक कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी उस कैपेसिटी को कहते हैं कि जहां तक वह चीजों को वहन कर सकता है, उससे अधिक होने पर सीधे तौर पर वह प्रभावित हो जाता है और उसमें डिग्रेडेशन होने लगता है। खास करके बायोडायवर्सिटी के केस में जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हो जाता है कि जो प्रोड्यूसर हैं और जो कंज्यूमर है उनके बीच में संतुलन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर हम उस हद तक चीजों को करते हैं कि जिससे जो प्रोड्यूसर प्रजातियां हैं वह प्रभावित नहीं होती हैं और कंज्यूमर का भी काम होगा, तो सह अस्तित्व के रूप में हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक पहला पॉइंट इसमें आधारित विकास को लेना चाहिए। दूसरी बात यहां पर हमको क्या देना चाहिए कि नेचर बेस्ड इसका सलूशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि नेचर बेस्ड सलूशन पर ध्यान देना चाहिए। मतलब इसको नेचर बेस्ड अगर हिंदी में कहें कि प्राकृतिक या प्रकृति आधारित, इसके लिए शब्द ले कि प्रकृति आधारित निवारण करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि खास करके कि स्थानीय समुदायों की भी, इसमें जो समुदाय हैं, खास करके जो स्थानीय समुदाय हैं, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, स्थानीय समुदाय की भागीदारी को इसमें रखना चाहिए। क्यों भाई? स्थानीय समुदाय की भागीदारी होगी तो स्थानीय समुदाय की भागीदारी से वो, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर एक लंबे समय से जनजाति है, बहुत लंबे समय से वो मान लीजिए जंगल में वो निवास करते हैं, जिस भी क्षेत्र में निवास करते हैं, किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो वहां की प्रकृति के साथ वह रचे बसे हैं। तो उनके हिसाब से अगर उनकी समुदाय की भागीदारी होगी तो वह ज्यादा प्रकृति को समझते हैं, ना कि कोई दूर बैठ करके उसके लिए जो नीतियां निर्धारित करता है। उस प्रकृति को ज्यादा अच्छा समझते हैं, उसकी संवेदनशीलता को ज्यादा समझते हैं कि किन किन कामों से यहां का इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। इसके लिए भी काम किया जा सकता है। इसके लिए एक तरह से क्या करना चाहिए, बेहतर समन्वय के लिए संस्थागत व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर विरोधाभास का प्रमुख कारण, तो आपने देखा कि अवसंरचना की आवश्यकता भी है, विरोधाभास भी होगा क्योंकि अगर सेंसिटिव एरिया है, लेकिन वहां पर अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आवश्यक है विभिन्न कारणों से। पर्यावरण की नाजुकता भी है, कई सारी वहां पर सेंसिटिव एरिया है वहां पर, क्योंकि जैव विविधता के केंद्र तो होते हैं, बहुत ज्यादा डायवर्सिटी, यहां पर बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन थोड़ा भी परिवर्तन इनकी बायोडायवर्सिटी को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा स्थानीय आजीविका के लोग, उनका भी प्रश्न चिन्ह है। बहुत सारे लोग जो वहां स्थानीय लोग हैं, उन मैनग्रोव्स पर, उस वेटलैंड पर, उस वन क्षेत्र पर, वो बायो रिजर्व पर, वो उनका अपना एक, उनका भरण पोषण का पूरा आधार होता है, जो एक दिन से नहीं हुआ है, बरसों वर्ष से वह चले आ रहे हैं, उस पर उनकी निर्भरता है। तो उनकी आजीविका का भी ध्यान रखना है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, वह साथ में कि इकोलॉजिकल जो सेंसिटिव जोन है उनकी डायवर्सिटी को भी ध्यान में रखना है। तो इसके लिए क्या कहा गया कि उपाय क्या करना चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम विकसित कर रहे हैं तो कैरिंग कैपेसिटी को, उनकी कैरिंग कैपेसिटी तो नहीं प्रभावित हो रही है। इतना लोगों का आवागमन उस पर हो गया कि वो वहन क्षमता उसकी खत्म हो गई, ज्यादा होटल बनेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि भी उत्तराखंड की कई घटनाएं हुई हैं, वहीं से प्रश्न है। तो उत्तराखंड की जो घटनाएं हैं, जिसमें अगर ज्यादा टूरिज्म बढ़ाएंगे, ज्यादा लोगों का आवागमन बढ़ेगा, चारधाम की यात्रा का जो कॉन्सेप्ट है
पहले वो कई सारे स्तर पे जो परिवर्तन हुआ है जिसके कारण से वहां की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा वहां पर हम उसका उपयोग करने लगे हैं, जिससे डायवर्सिटी खतरे में है। तो हमको कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान देना चाहिए। नेचर बेस्ड सोल्यूशन लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई नेचर बेस्ड कि बड़े बड़े वहां पर अगर आप होटल्स तैयार करेंगे, नहीं, वहां पर हमको उस तरह के होटल नहीं डेवलप कर सकते, उतने बड़े हाईवेज नहीं डेवलप कर सकते। तो हमको वहां की प्रकृति के हिसाब से ही वहां की चीजों का विकास करना होगा। हमने कहा कि इसके अलावा जो यहां पर समुदाय, स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ में बेहतर समन्वय के लिए संस्थाओं का वहां पर निर्माण करना चाहिए जो उसकी देख रेख मॉनिटरिंग कर सके और जो केवल उस एरिया का अध्ययन ना करे। इसमें संस्था का समन्वय कैसे होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया की जहां पे उसको नहीं देखे, बल्कि पूरे उस क्षेत्र का अध्ययन करे और उस क्षेत्र के अध्ययन के एक जो पैटर्न को भी समझे कि उस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार का पैटर्न हमेशा से रहा है और उसमें बदलाव करने से किस बड़े स्तर पर बदलाव देखा जा सकता है। तो ये सारी बातों को इसमें हम क्या कर सकते हैं, विरोधाभास प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, इन सारी चीजों को आप बता सकते हैं इसके अंदर। क्लियर बात है। तो उपयुक्त उदाहरण सहित आप बताएंगे यहां पर कि परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र में जैसे कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आपदा जोखिम में कमी के बीच विरोधाभास जो है इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, हमारी जो मूल आवश्यकताओं के लिए जो स्थानीय समुदाय वह भी निर्भर रहे, साथ में हम आपदा पर जो मैनेजमेंट है उसको भी कम कर पाए, जो आने वाला डिजास्टर है उसको भी हम घटा पाए। तो इसको यहां पर हमको लेना चाहिए। इस तरह का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। इस प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न क्या है थोड़ा सा यहां पे कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की चर्चा कीजिए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, एक कन्वेंशन की बात कर रहा है जो 22 में हुआ था। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता और पहलों का उल्लेख कीजिए। इसमें क्या उत्तर होना चाहिए? कहा कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के उद्देश्य, तो यहां पर हमको क्या क्या इसमें उत्तर में आना चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए इस उत्तर के अंदर। एक तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। ठीक है, के उद्देश्य, इसके क्या हमको पता होना चाहिए, उद्देश्य और इसके लक्ष्य क्या है। उद्देश्य और लक्ष्य की चर्चा करना है। पहला बात इसमें कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता जो फ्रेमवर्क है इसके उद्देश्य और लक्ष्य, 2030 वाला लक्ष्य क्या है और 2050 वाला लक्ष्य क्या है। इसमें दो लक्ष्यों की बात करनी पड़ेगी। 2030 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 2050 के लिए क्या किया गया है। दूसरा कह रहा है कि उपयुक्त उदाहरण देते हुए फ्रेमवर्क के लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं और पहल। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत की प्रतिबद्धता, और पहल का उल्लेख कीजिए। 150 शब्द का प्रश्न है। अब देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न यहां पर, इसको अगर आप चाहे तो बता सके। मतलब इस प्रश्न के अंदर एक तो कह रहा कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क के उद्देश्य और लक्ष्यों की चर्चा कीजिएगा। किसकी चर्चा करना है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्यों की चर्चा करना है। मतलब इसमें आपको जो बात बतानी है, अच्छा, इसमें दूसरी बात ये कह रहा है
कि लक्ष्यों की चर्चा कीजिए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए फ्रेमवर्क के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं और पहलों का उल्लेख कीजिए। एक तो आपको यह बताना है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो जैव विविधता फ्रेमवर्क है, एक कन्वेंशन था, किसके लिए? बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन है, 2022 में लाया गया था। एक कुनमिंग, ये दो देशों में दो इसकी बैठकें हुई थी। इसमें एक बैठक जो ये हुई थी, कुनमिंग चीन का एक शहर है, और मॉन्ट्रियल ये तो आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि इसमें दो बात तो एकदम जानना जरूरी है, एक कनाडा का है। तो कुनमिंग जो चीन का एक शहर है और मॉन्ट्रियल एक कनाडा है में है, जो जैव विविधता के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, जिसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक वैश्विक पहल की गई थी। वैश्विक पहल की गई थी जिसके दो लक्ष्य रखे गए हैं, एक 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, एक 2050 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दोनों को आपको बताना पड़ेगा। फ्रेमवर्क के उद्देश्य और लक्ष्य की चर्चा कीजिए। एक तो पहली बात कि ये बताएंगे कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क क्या है, इसका क्या उद्देश्य था, इसके लक्ष्य और उद्देश्य की बात करेंगे। दूसरा, इस फ्रेमवर्क के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता क्या है, भारत ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। इस जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में 2030 के संदर्भ में और 2050 के संदर्भ में भारत द्वारा कौन कौन सी पहल की गई है, इसकी चर्चा करनी है। क्लियर बात है, इतनी समझ गए। अब इसमें क्या क्या लिखना चाहिए, थोड़ी बात को देखिएगा। इसमें ये उत्तर में क्या क्या बातें होना चाहिए। एक तो इसमें बात होनी चाहिए सीबीडी, जिसकी बात हम कर रहे हैं। सीबीडी का मतलब होता है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। इसको क्या कहते हैं? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। क्योंकि बिना लिखे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। डायवर्सिटी की क्या होना चाहिए, यह मुख्य रूप से 2022 का कन्वेंशन मुख्य रूप से अपनाया गया, एक तरह से में अपनाया गया है, जो अपनाया गया एक वैश्विक ढांचा है। वैश्विक फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? वैश्विक ढांचा है, वैश्विक स्तर पर इसको लाया गया था। इसके उद्देश्य जो अगर देखा जाए, इसके उद्देश्य 2030 के उद्देश्य जो थे, जैव विविधता नुकसान को रोकना। इसका क्या था कि जैव विविधता नुकसान को रोकना, एक पहला उद्देश्य रोकना, ठीक है, रोकना। और दूसरा 2050 तक क्या करना है भाई? 2050 तक क्या करना है कि इसमें था कि प्रकृति के साथ सामंजस्य, प्रकृति के साथ सामंजस्य। दूसरी बात इसमें की गई है। अब प्रमुख उद्देश्य में अगर हम कहें कि इसके प्रमुख उद्देश्य इसमें क्या बताएंगे भाई? दो तीन पॉइंट जो आपको मेन हम बताते हैं। जैव विविधता का संरक्षण इसका पहला उद्देश्य था, तो जैव विविधता का संरक्षण करना है, विविधता का संरक्षण, ठीक है, पहला था कि जैव विविधता का संरक्षण। अभी हम इसकी और डिटेल बात कर रहे हैं। दूसरा है क्षतिग्रस्त परितंत्र की बहाली। इसमें था कि क्षतिग्रस्त परितंत्र की बहाली करना। तीसरा इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या था? प्रजातीय जैव विविधता मुख्य रूप से जैव विविधता को आप तीन आधार पर पढ़ते हैं। एक जो आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और सामुदायिक जैव विविधता, जिसमें प्रजातीय जैव विविधता को सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता माना गया है। इसलिए इस फ्रेमवर्क में क्या कहा गया कि प्रजातीय जैव विविधता का संरक्षण इसमें एक मुख्य रूप से कहा गया। लाभों का न्याय संगत बंटवारा, ये भी इसके फ्रेमवर्क में आना मुख्य बात कही गई है। इसके अलावा जैव संसाधनों का सतत उपयोग
ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हो सकता है। ये मुख्य रूप से ये तो कहा गया कि भाई इसके अगर मेन बात कहा गया कि प्रमुख उद्देश्य में एक तो जैव विविधता का संरक्षण करना, क्षतिग्रस्त प्रतंत्र की बहाली करना, प्रजातियों में जैव विविधता का संरक्षण करना, लाभों का न्याय संगत बंटवारा करना, जल संसाधन का सतत उपयोग करना, ये इसके मूल उद्देश्य थे। हमने कहा कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो प्रश्न की डिमांड है, प्रश्न क्या कह रहा है कि कुनमिंग मांटिया जैव विविधता फ्रेमवर्क के उद्देश्य और लक्ष्यों की चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई सीबीडी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो एक तरह से चीन और कनाडा के दो शहर में बैठक हुई थी जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में, जिसके लिए 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए, 30 के लिए 50 के लिए। तो इसमें कहा गया कि इसमें 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना मेन काम था। इसमें इसका उद्देश्य था कि 2030 तक जैव विविधता में जो होने वाले नुकसान है उसको रोकना, पहली बात। दूसरा कहा गया 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य की बात किया गया है कि मतलब प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा करके ही आगे बढ़ना होगा ऐसा, क्योंकि नहीं तो फिर जैव विविधता हमारी खतरे में, बायोडायवर्सिटी हमारी खतरे में पड़ सकती है। प्रमुख उद्देश्यों में कहा गया कि जैव विविधता का संरक्षण इसके मुख्य उद्देश्य थे। इसके लिए अलावा कहा गया कि जो क्षतिग्रस्त परितंत्र है, हमारा इकोसिस्टम, जो डैमेज्ड इकोसिस्टम है, उनकी बहाली के लिए कार्य करना, प्रजाति जैव विविधता का संरक्षण करना, लाभों का न्याय संगत बंटवारा करना, जैव संसाधन का सतत उपयोग करना, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा अगर हम कहें, इसके लिए अलावा कहें कि 2030 तक के में लक्ष्य में क्या मुख्य रूप से रखा गया, 2030 में कम से कम कहा गया, कम से कम 30% जो भूमि जल का संरक्षण करना, ये भी इसका एक लक्ष्य था। इसके अलावा क्या था कि जो जैव विविधता के लिए हानिकारक, जैव विविधता के लिए हानिकारक सब्सिडी है, सब्सिडी में लगभग 500 अरब डॉलर प्रति वर्ष कमी लाना। ये सब बातें आपको बताना पड़ेगा, प्रतिवर्ष कमी लाना, तभी जाके इसका कंप्लीट उत्तर होगा। आक्रामक जो प्रजातियां थी, इसके अलावा आक्रामक जो प्रजातियां हैं, आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को कम करना, आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को कम करना। क्यों? क्योंकि आक्रामक प्रजातियां जो होती हैं ये बड़े स्तर पर जो मूल प्रजातियां, वहां की स्थानीय प्रजातियां होती हैं, इनको नष्ट कर देती हैं, जिससे जैव विविधता पर संकट आता है। इनको भी देखना है। प्रदूषण को घटाना है, और प्रदूषण को घटाने में सबसे ज्यादा प्लास्टिक को घटाना है। प्रदूषण को, प्लास्टिक से जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है को कम करना, ये भी इसके लक्ष्य में रखा गया है, कम करना। ये मुख्य महत्वपूर्ण लक्ष्य इसके अंदर निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, अगर इसमें कि भाई ये तो हो गया कि भाई कम से कम 30% भूमि जल संरक्षण करना, जैव विविधता के लिए हानिकारक सब्सिडी में 500 अरब डॉलर प्रतिवर्ष की कमी लाना, आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को कम करना, प्रदूषण को घटाना, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ये सारे एक इस फ्रेमवर्क का हिस्सा थे जो 2030 तक लाए गए। अब भारत का इसमें क्या था, भारत की जो कार्य योजना है, भारत क्या इसमें कर रहा है, भारत की कार्य योजना, भारत की कार्य योजना क्या भारत इसमें कर रहा है भाई, क्या इसको कम करने के लिए? एक तो जैव विविधता, क्या कर रहा है? जैव विविधता अधिनियम 2000 लाया, जैव विविधता अधिनियम 2002 को पारित किया। अमृत धरोहर योजना, इसकी बात शुरू की गई, अमृत धरोहर योजना, जैव विविधता के संरक्षण धरोहर योजना लाई गई। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाएं, प्रोजेक्ट टाइगर
जैसी योजनाएं, इनका जिक्र करना पड़ेगा, तभी उत्तर आपका समृद्ध उत्तर होगा। राष्ट्रीय हरित मिशन, राष्ट्रीय हरित मिशन के बारे में भले मैं बताया, लेकिन थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा। वन्य जीव से पहले से जो हमारा काम कर रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। इसके अलावा आप देखेंगे जो तटीय इलाके हैं उसके संरक्षण के लिए भी सरकार काम करे। तो यहां पर अगर आप पूरी बात आप इस तरह से इस अवलोक में देखें, एक तो हमने कहा इसके उद्देश्य हम पहले बताएंगे, प्रमुख उद्देश्यों में जैव विविधता का संरक्षण, जो यहां तक क्षतिग्रस्त प्रतंत्र की बहाली, इसके अलावा आप देखेंगे प्रजाति जैव विविधता का संरक्षण करना, लाभों का न्याय संगत बंटवारा करना, जैव संसाधनों का सतत उपयोग, ये सारे इसके फ्रेमवर्क के अंदर बताए जाएंगे। हमने कहा 2030 से कम 30% भूमि जल और का संरक्षण करना, वहां की प्रजातियों का संरक्षण करना, जैव विविधता के लिए हानिकारक सब्सिडी जो दी जा रही है तमाम क्षेत्रों में उसको घटाना, मतलब वह सब्सिडी जिससे जैव विविधता खतरे में पड़ रही है उसको प्रतिवर्ष कहा गया कि $500 अरब प्रतिवर्ष में कमी लाना। इसके अलावा आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को कम करना, प्रदूषण को घटाना, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, खास करके भारत की कार्य योजना के अंदर जैव विविधता अधिनियम पहले से 2002 से काम कर रहा, अमृत धरोहर योजना जैव विविधता संरक्षण के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, दोनों योजनाएं जो है एक टाइगर का संरक्षण करती है, एक एलिफेंट की प्रजातियों का संरक्षण करती है। दूसरा राष्ट्रीय हरित मिशन जो ग्रीन मिशन है, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो 1972 है, एक का क्या है 1972 है यहां पे 1972। तो ये सारी जो चीजें लाई गई ये इसी के उद्देश्य के लिए लाई गई है। इसका मतलब यहां पर जो हमको बताना होगा कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के उद्देश्य और लक्ष्यों की चर्चा हो गई। उदाहरण देते हुए फ्रेमवर्क के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के भारत की प्रतिबद्धता और पहलों का उल्लेख कीजिएगा। इसके अलावा यहां पर आप बताएंगे कि भारत भी जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सतत रूप से कार्य कर रहा है, कि जो जैव विविधता संरक्षण के लिए अभी भी कई सारे और ठोस कार्य किए जाने बाकी हैं। इस तरह का कोई भी कंक्लूजन हमको देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभाव उल्लेख कीजिएगा तो यहां पर आप पॉजिटिविटी के साथ इसका निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इतनी चीजें इसमें सम्मिलित करेंगे। अब तीसरा जो प्रश्न था यहां पर, अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग कि 17 नंबर पे 17 नंबर पे एक प्रश्न लिखा कि भारत में, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में, प्रश्न को देखिएगा कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में किसके बारे में बात हो रही है, कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्या चुनौतियां हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीति करा कि भाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्या चुनौतियां हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीति फ्रेमवर्क की चर्चा कीजिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहलों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली और इंदौर शहरों के सफलता और विफलता मामलों की चर्चा कीजिए। एक तरफ आप देखेंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर के दिल्ली में एक बड़ी चुनौती देखी जाती है, या कई सारे इस पे लगते भाई कि दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में है। वहीं पर लगातार कई वर्षों से इंदौर स्वच्छता के मामले में फर्स्ट रैंक पर चल रहा है। तो इनके अंदर इन दोनों को तुलनात्मक रूप से देखना है कि अपशिष्ट प्रबंधन किन दोनों की क्या अलग अलग विशेषताएं हैं, क्योंकि दिल्ली और इंदौर शहरों के सफलता और विफलता के मामले में चर्चा करना है। तो इस प्रश्न में क्या क्या बात बताना है कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की क्या चुनौतियां हैं। तो यहां भारत के संदर्भ में बात करना है, भारत के संदर्भ में बात करना है, के संदर्भ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियां। पहली बात, एक प्रदूषण टॉपिक से प्रश्न था, लेकिन कोई भी प्रश्न सीधे तौर पर हम कह रहे हैं कि
डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि जैसे पोल्यूशन से है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी ये क्या है, अपशिष्ट की बात कर रहा है, वेस्ट मटेरियल की बात कर रहा है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल। तो ये सॉलिड जो वेस्ट मटेरियल है, इनका मैनेजमेंट से प्रश्न उठाया है। इसका मतलब हो गया कि यहां पर क्योंकि ठोस अपशिष्ट एक बड़े प्रदूषण के रूप में प्रदूषण की समस्या को जनरेट करता है, इसलिए भारत के संदर्भ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियां, पहली बात यहां पे बताना है। दूसरा कहा गया फ्रेमवर्क की चर्चा कीजिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीति फ्रेमवर्क। तो यहां पर ठोस अपशिष्ट, ये 250 शब्द का प्रश्न है। कितने शब्द का है? 250। ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट। दूसरा कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीति फ्रेमवर्क, सरकारी नीति फ्रेमवर्क की बात करना है, फ्रेमवर्क की बात करना है। तीसरा यहां पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहल की मुख्य विशेषता बताना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहल की मुख्य विशेषता बतानी है। पहले तो हमको पता चल जाए कि क्या क्या बताना है, और विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली और इंदौर शहर के, इसमें तुलनात्मक रूप से किसको देखना है? दिल्ली और इंदौर शहर को देखना है। किस संदर्भ में देखना है? इनकी सफलता और विफलता के संदर्भ में, इनकी सफलता और विफलता के संदर्भ में। बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे इंटीग्रेट कर रहा है। तो यहां पर बताना कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्या चुनौतियां हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीति फ्रेमवर्क की चर्चा कीजिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहलों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली और इंदौर शहर की सफलता विफलता मामले की चर्चा कीजिए। इसमें क्या क्या बात हम ले रहे हैं कि भारत के संदर्भ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियां, पहली बात ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीति फ्रेमवर्क। तीसरी बात कर रहे हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहल की मुख्य विशेषता, खास करके दिल्ली और इंदौर शहर के, उसमें दिल्ली और इंदौर शहर के तुलनात्मक रूप से आपको इसको बताना है। किसके इसमें बताना है? यहां पर दिल्ली और इंदौर को तुलनात्मक रूप से हमको देखना है। क्लियर बात समझ में आ गई है? अब देखिएगा इसमें जो पहली बात कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या होता है, ठोस अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, ये उत्तर से नहीं मतलब है, ये आपको बैकग्राउंड में चाहिए कि ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट में आप देखेंगे कि एक तो घरेलू कचरा, अब घरेलू कचरे में सब्जी का भाग हो सकता है, कोई भी फल का भाग हो सकता है, जो तमाम कूड़ा करकट हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, घरेलू कचरा। अब इसमें मतलब कोई भी जैविक चीज हो सकती है, प्लास्टिक वगैरह चीजें हो सकती है, घरेलू कचरा आएगा। इसके अलावा ई वेस्ट की जो सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की चीजें, ये भी ठोस अपशिष्ट के अंदर आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे कोई भवन निर्माण हो रहा है तो इसमें कंक्रीट हो सकता है, ईंट का भाग हो सकता है, कोई भी बालू का भाग हो सकता है। घरेलू उपयोग की चीजें हो सकती है, कुर्सी मेज का भाग हो सकता है, कोई भी चीज जो एक तरह से यूजलेस हो गई, कुर्सी मेज इत्यादि कोई भी चीज जिसका भाग हो सकता है, ये सभी ठोस अपशिष्ट के अंदर आते हैं। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो रही है तो ठोस अपशिष्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट क्या है। तो सॉलिड वेस्ट मतलब जो सॉलिड रूप में है, वेस्ट आप देखेंगे तीनों रूप में होते हैं। अपशिष्ट जब पोल्यूशन पढ़ेंगे तो जो उसको पोल्यूटेंट बोलते हैं, प्रदूषक बोलते हैं, तो आप पढ़ते हैं कि सॉलिड पोल्यूटेंट, लिक्विड पोल्यूटेंट और गैसियस पोल्यूटेंट। ठीक है, बाद में एक रेडिएशन वगैरह वाले भी उसमें अलग आ जाते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पोल्यूटेंट आते हैं। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? और पोल्यूटेंट तो रियल में जो सीधे तौर पर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, लेकिन अपशिष्ट जो होते हैं, ये अगर अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं किया जाता है तो जाकर के वेस्ट यही फिर पोल्यूटेंट में बदल जाते हैं। कि जैसे छिलके का अगर हम प्रबंधन कर लेंगे, घरेलू कचरे में हम उसमें सूखा कचरा, गीला कचरा सबको अलग करेंगे, और उसका जैसे मान लीजिए घरेलू कचरे में सब्जी, फल इत्यादि का भाग है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट बनाने में प्रयोग कर लेंगे, तो हमारे लिए क्या हुआ, पोल्यूटेंट नहीं रह गया।
लेकिन अगर इसको हम कहीं पर ऐसे डंप करेंगे, अनियंत्रित तरीके से फेंकेंगे खास करके, तो फिर उससे क्या होगा, वो सड़ेगा, गलेगा, तमाम प्रकार के उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होंगे, बीमारी का कारण बनेगा, गंदगी उत्पन्न करेगा। ठीक है। अगर वही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, भारी धातुओं का उसमें निष्कर्षण कर लिया जाता है, और जिससे फिर वेस्ट मटेरियल जो आता है उसको एक निश्चित स्थान पर उसको हम जहां पर उसको रखने का, जिसको कहते हैं कि एक निश्चित स्थान पर उसको रख करके उसका प्रबंधन करते, तो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। कंक्रीट, ईंट, बालू का हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं, किसी ऐसे जगह पर जहां उसकी उपयोगिता है, किसी गड्ढे को पाटने में उपयोग कर सकते हैं, तो वह वेस्ट पोल्यूटेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर वेस्ट का प्रबंधन नहीं करेंगे तो वह एक पोल्यूटेंट के रूप में आ जाएगा। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप जानते हैं। अब देखिएगा कि जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि आपसे प्रश्न तो चुनौतियां पूछ रहा है। अब चुनौतियां क्या है भाई, थोड़ी बातें देखिएगा, कुछ पॉइंट इसमें आने चाहिए, तभी ये जाके उत्तर हमारा ठीक होगा, नहीं तो उत्तर हमारा नहीं ठीक होगा। अगर ये चुनौतियां, तो हमको अपशिष्ट प्रबंधन में क्या क्या आएगा। अब देखिएगा कि स्रोत कचरे का जो अपर्याप्त पृथक्करण है, मतलब जो स्रोत कचरे का अपर्याप्त यहां पर अगर हम कहें कि पृथक्करण नहीं है, पृथक्करण नहीं है। अब देखेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि स्रोत कचरे का अपशिष्ट जो है, अपशिष्ट निकल रहा है, उसका पृथक्करण नहीं है, एक साथ सबको मिक्स कर दिया जा रहा है। दूसरा यहां पर देखेंगे संग्रह और परिवहन की संग्रह समस्या है। संग्रह एवं इसी के लिए बाद में डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने का प्रबंध किया गया है, वो तो प्रयास है। संग्रह परिवहन का एक तरह से हम कहें कि परिवहन की कमजोर व्यवस्था, ऐसे कह दे, चुनौती है भाई, कमजोर व्यवस्था, इसको ले सकते हैं। अगली बात अगर हम कहें यहां पर वैज्ञानिक, जिसको रिसाइकलिंग कहते हैं, रिसाइकलिंग की वैज्ञानिक पद्धति का कमजोर होना, ऐसा नहीं कि है नहीं, कमजोर होना भी कह सकते हैं, या के प्रति जागरूक ना होना, ये दोनों बात, जागरूक ना होना, ये भी एक बात आ सकती है। अब देखिएगा खुले में कचरा फेंकना हमारे यहां बड़ी समस्या है। खुले में कचरा फेंकना, जहां पाया वहीं फेंक दिया, एक निश्चित स्थान पे नहीं फेंका। नगर निकाय जो है, वैसे पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन रोते रहते नहीं, नगर निकाय की वित्तीय कहा गया कि वित्तीय और एवं तकनीकी क्षमता का कमजोर होना यह भी एक चुनौती है। लोगों का व्यवहार या इसको कहेंगे कि संवेदनहीनता, क्योंकि समाज तय करेगा ना कि भाई कचरे के लिए कूड़ा की गाड़ी आएगी तो कूड़े की गाड़ी में उसको देना पड़ेगा, उसका प्रबंधन करना पड़ेगा कि भाई सूखा अलग कूड़ा दे, उसका अलग दे, एक साथ सब मिक्स करके वो भी कहीं कहीं पर ऐसे रोड पर फेंकना, किनारे फेंकना, तो ये इससे समस्या आएगी। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में है कि स्रोत का कचरे का अपर्याप्त पृथक्करण करते नहीं है स्रोत पर ही, कि जहां पे हम गीला कचरा अलग डाले, सूखा अलग डाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग डाले, प्लास्टिक को अलग कर ले, इस तरह से हम प्रबंधन नहीं करते। संग्रह और परिवहन की कमजोर व्यवस्था कि भाई गाड़ी आई तो ना आई, अब धीरे करके जहां पर आप जो शहर आप देख रहे हैं कि अच्छे इसमें काम कर रहे हैं, उनके यहां इस तरह की व्यवस्था ठीक है। रिसाइकलिंग की वैज्ञानिक पद्धति कमजोर है कि भाई कैसे किसी चीज का कंपोस्ट बना लिया जाए, कहां पर इसका उपयोग हम विद्युत निर्माण के लिए कर सकते हैं, कहां पर हम इसका रिसाइकलिंग करके पुनः इसका उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक वगैरह का खुले में कचरा फेंकना, ये भी एक जन जागरूकता या संवेदनहीनता का ही वजह मान सकते हैं। नगर निगम की वित्तीय और तकनीकी क्षमता का कमजोर होना, यह भी एक मुद्दा है। लोगों का व्यवहार और संवेदनहीनता, इसको भी आप एक मुद्दे के रूप में ले सकते हैं। अब इसी सबको देखते हुए ये तो बात हो गई कि यहां पर आपने कहा था
कि भाई इसमें कि भारत के संदर्भ में ठोस अपशिष्ट की चुनौतियां। अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीति फ्रेमवर्क क्या थी, तो सरकारी नीति फ्रेमवर्क के तहत ही क्या किया गया 2016 में आप देखेंगे। अब यहां पर देखिएगा कि भाई अगर तुलनात्मक इसकी अभी हम बात करते हैं, थोड़ी सी अगर हम बात करें इसके आगे, अभी यहां पर इसके आगे की बात करें कि क्या इसमें होना चाहिए। दूसरी बात कि सॉलिड मैनेजमेंट रूल्स लाया गया। क्या लाया गया? सॉलिड मैनेजमेंट रूल्स लाया गया। सॉलिड मैनेजमेंट रूल्स 2016 में लाया गया। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया कि भाई इसमें गीला सूखा, जो हम बात कर रहे थे, गीला सूखा, घरेलू कचरा, ई वेस्ट, तो डोर टू डोर उठाना मतलब लेना, वहां से उठाना, इसको संग्रह कह सकते हैं। संग्रह, इसका प्रबंध किया गया इस रूल्स के अंदर। 15वें जो वित्तीय आयोग था, 15वें वित्त आयोग में क्या किया गया है, इसमें इसके लिए अनुदान दिया गया है और कंपोस्ट तकनीकी पर काम को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रबंधन के लिए काम इसमें किया गया है। ठीक है, या इसमें कहा गया कि स्रोत का पृथक्करण पर जोर दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। जन जागरूकता की बात की गई है। तो इसमें जो सॉलिड मैनेजमेंट रूल 2016 था, इसमें इसके लिए क्या किया गया है कि भाई गीला सूखा, घरेलू कचरा, ई वेस्ट, डोर टू डोर उठाना, संग्रह करना। 15वें वित्त आयोग में कंपोस्ट तकनीकी के प्रबंधन की बात किया गया है, स्रोत के पृथक्करण की बात किया गया है, शुल्क की बात किया गया है, जन जागरूकता की बात किया गया है। इसके अलावा इसमें अगर हम 1-2 पॉइंट और इसमें चाहे तो ऐड कर ले कि भाई इसमें जो नगर निकाय है, इनमें तकनीकी दक्षता एवं वित्तीय सुधार का प्रावधान किया गया है। ये कुछ जो चीजें इसमें लाई गई, किसके तहत? इसके तहत कि गीला सूखा को अलग करेंगे, स्रोत के पृथक्करण के लिए। ये भारत द्वारा जो फ्रेमवर्क है, सरकारी फ्रेमवर्क जिसको कह सकते हैं। दिल्ली और अगर हम इंदौर की तुलना करें तो अंतर कहां से आ रहा है कि दोनों में जो आपने कहा कि यहां पर कि तुलनात्मक रूप से जिसमें कहा गया कि बताना है कि भाई इसमें कहा गया कि भाई सफलता और विफलता दिल्ली और उसको, तो आप इन पॉइंट में आराम से समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर देखेंगे हाई जनरेशन है, भाई पॉपुलेशन यहां की ज्यादा है। दिल्ली के ऊपर एक तरह से कहा जाए तो पॉपुलेशन का लोड बहुत ज्यादा, जनसंख्या का लोड बहुत ज्यादा है। साथ में यहां पर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर औद्योगिक क्षेत्र भी ज्यादा है, तो औद्योगिक क्षेत्र में काफी ज्यादा ई वेस्ट और घरेलू कचरा वहां पे जो लोग रह रहे हैं, साथ में ओवरऑल पूरी जनसंख्या के कारण से हाई जनरेशन की समस्या है, अधिक मात्रा में यहां पर ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। दूसरी है कि पुअर सेग्रीगेशन है, मतलब इसका एक तरह से सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, अलग नहीं कर रहे हैं सबको। हमारा कमजोर प्रबंधन है कि भाई अलग अलग सूखा गीला सबको करने का एक समस्या है। इसके अलावा कर रहे हैं कि जो लैंडफिल एरिया है, लैंडफिल एरिया उसको कहते हैं कि जहां पर हम क्या करते हैं कि कूड़े करकट को सार को लाकर जहां पे डंप करते हैं। वो कहा कि ओवर बर्डन है, मतलब उस पर ही ओवर बहुत ज्यादा लोड है, इतना ज्यादा कचरा उत्पन्न हो रहा है दिल्ली के अंदर कि जहां पर लैंडफिल एरिया है उससे भी ज्यादा हो जा रहा है, वहां पे भी पहाड़ जैसा कूड़ा करकट लग जा रहा है। तो जो भी सड़ रहा है, जिसका प्रबंधन करना वो नहीं हो रहा, और उसके कारण से जो वाटर लेवल है वो भी प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि वो उसको एक नीचे गड्ढा खोद करके जहां पर इसको डंप किया जाता है, उसके कारण से जो अंडरग्राउंड पानी है वह भी प्रदूषित हो रहा है। इकोलॉजिकल क्राइसिस है, इकोलॉजिकल क्राइसिस कुछ यहाँ की जो मौसम की दशाएं हैं
वो भी इसको ज्यादा वो करती हैं थोड़ा सा। जबकि इंदौर में आप देखेंगे सोर्स सेग्रीगेशन, मतलब वहां पर क्या कर रहे हैं, सबको अलग अलग प्रबंधन करने का वो है कि भाई ऑर्गेनिक है, रिसाइकिल्ड है, कौन सा डोमेस्टिक है, सबको अलग अलग करना, इसको अलग सोर्स सेग्रीगेट करने की व्यवस्था है। यहां पर इसके अलावा कहा गया है डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग है, प्रोसेस करने का डिसेंट्रलाइज, जैसे कंपोस्ट, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग, इन सब तकनीकों का विकास किया गया है। या जैसे आप देख रहे हैं कि कंपोस्ट बना करके उसका उपयोग फसलों वगैरह में किया जाए, फर्टिलाइजर वगैरह का। जीरो लैंडफिल, वहां पर क्या किया जाए, उसको सब कुछ खत्म करके मतलब इकट्ठा नहीं किया जा रहा जाता, उसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस करके उसको समाप्त कर दिया जा रहा है। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो कई सारे ऐसे अंतर हैं जो दिल्ली और इंदौर के सिचुएशन में अंतर उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे इसका भी प्रबंधन करके दिल्ली को भी स्वच्छ बनाने की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। मतलब इसमें भी धीरे धीरे करके इसमें चीजें की जा रही, तो इसको आप इस तरह से कुछ लिखना होगा, इतनी बातों को यहां पे सम्मिलित करना चाहिए। एक लास्ट प्रश्न की तरफ हम आए हैं, अंतिम प्रश्न की तरफ आए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस प्रश्न के अंदर कि भाई सामुदायिक सहभागिता प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिला है। क्या कह रहा है कि सामुदायिक सहभागिता प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिला है। इस कथन का विश्लेषण भारत के उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। सामुदायिक सहभागिता की चुनौतियां और इससे मजबूत करने के उपायों की चर्चा कीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर कि भाई सामुदायिक सहभागिता की बात किया जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम? सामुदायिक सहभागिता की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? सामुदायिक सहभागिता प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिला है। भाई जब भी कोई आपदा आती है तो आपदा के बाद डिजास्टर, कोई चाहे वो मान लीजिए कि सुनामी की स्थिति हो, भूकंप की स्थिति हो, बाढ़ की स्थिति हो, जहां पर बड़े पैमाने पर जन समुदाय प्रभावित होता है, उनका पूरा व्यवसाय, उनकी आर्थिक स्थिति सब कुछ कमजोर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसमें क्या होता, कहा गया सामुदायिक सहभागिता प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिला है। इसमें जो कहा गया कि सामुदायिक सहभागिता सबसे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द, यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्यों हो जाती है, थोड़ी बात को, अच्छा इस प्रश्न के में क्या क्या आपको समझना है कि सामुदायिक सहभागिता की पहली बात आपको समझना चाहिए कि भाई सामुदायिक सहभागिता है क्या। सामुदायिक सहभागिता को इसमें जानना है। ठीक है, प्रभावी यह सहभागिता, प्रभावी सामुदायिक सहभागिता और प्रभावी आपदा प्रबंधन और प्रभावी आपदा प्रबंधन, इसकी बात करना है। इस कथन का विश्लेषण करते भारत से के उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए कि मतलब यहां कहा गया भारत से उपयुक्त उदाहरण से समझाना। ये प्रश्न किसका है? वैसे तो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रश्न है, लेकिन हमने कहा कि यूपीएससी के प्रश्न हमेशा इंटीग्रेट होते हैं। तो यहां का सामुदायिक सहभागिता की चुनौतियां, अब यहां पर देखिएगा कि तीसरी बात यहां पे क्या करा, ये तो एक ही बात के अंदर आ गया। दूसरी बात यहां पर आ गया कि सामुदायिक सहभागिता की चुनौतियां, सामुदायिक सहभागिता की चुनौतियां, ठीक है, और इसे मजबूत करने के उपाय। चुनौतियां और इसे मजबूत करने के उपाय, मजबूत करने के उपाय, इतने पार्ट में इसको आपको करना है। 250 शब्द का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सामुदायिक सहभागिता और प्रभावी आपदा प्रबंधन, भारत से उपयुक्त उदाहरण के रूप में इसको समझाना है। सामुदायिक सहभागिता की चुनौतियां क्या है, मजबूत करने के उपाय क्या है। हमने कहा कि सामुदायिक सहभागिता का मतलब क्या हुआ कि जहां पर क्या करते हैं कि भाई, अब यहां पर देखिए कुछ चीजों में आपको समझाया गया है। यहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम, हाँ ये तो मान लीजिए कि सुधार करने की बात किया गया, टेक्नोलॉजिकल अर्ली वार्निंग सिस्टम, स्ट्रॉन्ग
लेवल है तो क्या क्या सुधार करेंगे। तो जब भी कोई आपदा होती है तो उसके संदर्भ में लोगों का सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप देखेंगे कि बड़े बड़े आप जब भी आप भूकंप के उसमें देखे हैं, चाहे वो गुजरात का हो या कभी बाढ़ के भी आपके हाल के दिनों में अगर ये घटना अगर हम देखें तो अभी असम की बाढ़ से भी रिलेट करता है, करंट से एकदम जोड़ के इसको पूछा गया है, जहां पर आप देखेंगे कि बड़े स्तर पर वहां का जनजीवन प्रभावित हुआ, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग इसमें सहयोग के लिए वहां है सरकार। क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पे आपदा आती है तो आपदा के लिए सरकार के साथ साथ वहां के विभिन्न प्रकार के समुदायों की सहभागिता का भी वहां पर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें ये बात बताना है, खास करके असम वाला उदाहरण भी आप ले सकते हैं, पीछे के उदाहरण भी ले सकते हैं, अभी जब आप उत्तराखंड का भी ले सकते हैं, गुजरात का भी उदाहरण ले सकते हैं, सुनामी का भी जिक्र इसमें कर सकते हैं। तो इस कथन की विश्लेषण भारत के उपयुक्त उदाहरण सहित कीजिएगा। सामुदायिक सहभागिता की चुनौतियां क्या हैं? तो जो सामुदायिक सहभागिता की चुनौतियों में आप देखेंगे कि भाई कई सारा चुनौतियों में कि जैसे जन जागरूकता या प्रेरणा का अभाव या संसाधनों की कमी या दूरी वहां तक पहुंचना, इन सारी इसमें आप चुनौतियों को गिना सकते हैं। इसके अलावा इसमें कह रहा है कि सामाजिक चुनौतियां और इससे मजबूत करने के उपायों की चर्चा कीजिए। अब उपाय करने की क्या है यहां पर कि भाई एक तरह से पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई ऐसे अगर आप, क्योंकि एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की आपदा आती है तो हम क्या क्या स्टेप उठाएंगे, इसकी एक पहले से हमारा पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए। अब इसके अलावा कहा गया कि अपना चीजों को निर्माण करना है तो उसके लिए अधिक मात्रा में धन की जरूरत पड़ती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, खास करके तटीय इलाकों के लिए या सुनामी जैसा या भूकंप जैसे, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसका पहले से ही पता लगा ले तो बड़े स्तर पर होने वाली हानि को हम घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब इसके अलावा अभी जैसे हमने कहा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एकदम करंट से है, ये आपदा को कहां से जोड़ा गया है, असम की बाढ़ से जोड़ा गया है। और वहां पर आपने देखा होगा कि सामुदायिक भागीदारिता बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने किया है और वहां पर बड़े स्तर पर सहायता पहुंचाया गया है सरकार के विभिन्न यंत्रों के द्वारा, डिजास्टर जो मैनेजमेंट की पूरी टीम है उसके द्वारा, साथ में जो आम जनमानस है उसने भी बड़े स्तर पर वहां पर सहयोग किया है पुनः उनको स्थापित करने में, उनको खाने पानी पीने की वस्तुओं को पहुंचाने में। तो कम्युनिटी रिस्पांस जो हमने यहां पर देखिए इस तरह की बातें किया गया है। इसके अलावा जो रिलीफ फंड में विभिन्न लोगों की जो दान दिए जाते हैं, रिलीफ फंड विभिन्न सारों से जो इकट्ठा होकर के बड़ी एक संख्या, बड़ी उसमें पैसे का उसमें देना, ये भी एक इसमें आ सकता है। यहाँ कहा गया कि इनको पुनः स्थापित करने के लिए, इनके घर निर्माण करने के लिए, इनकी जो मूल चीजें हैं उसको निर्मित करने के लिए प्रयास करना। हमने कहा कि इसमें जैसे एक तो जन जागरूकता, अवेयरनेस से हम किसी भी सुनामी के प्रति, भूकंप के प्रति एक अवेयरनेस भी होना चाहिए कि कैसी आपदा आएगी तो हमको किस प्रकार के स्टेप लेने हैं। इसके ऊपर कि भाई सुनामी के समय हमको क्या क्या, जहां पे संभावित क्षेत्र है, अर्ली वार्निंग सिस्टम से तो हम मान लीजिए वार्न कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर समय कम है और इस तरह की आपदा आती है तो हमको कैसे अपना बचाव करना है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना या अवेयर होना, ये बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग, कोई भी सबके अंदर क्या करना कि भाई कोई इस तरह की अगर दुर्घटना होती है तो उनको जो लोग सहायतार्थ है उनके अंदर भी क्या है कि वो उस प्रकार की दक्षता होनी चाहिए जो बड़े स्तर पर क्या कर सके, उनकी हेल्प कर सके। इसके अलावा कहा गया कि भाई कि एक तरह से इंक्लूसिव जो पार्टिसिपेशन है, सभी का अपना पार्टिसिपेशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के स्तर पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की हमने बात किया, स्ट्रांग लोकल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उस स्तर पर जो जिसकी इच्छा शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए कि वहां पर क्विक जो कार्य करना, प्रशासन को भी एक्टिव होना पड़ेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो पूरी प्लानिंग है उस प्लानिंग के तहत और साथ में बाद में जो एक तरह से उनको पुनः प्रतिस्थापित करने की बात होती है, क्योंकि डिजास्टर के बाद की समस्याएं ज्यादा विकट हो जाती हैं। डिजास्टर से बड़े स्तर पर जो जन धन की हानि होती है, लेकिन बाद में जो लोगों को प्रतिस्थापित करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अधिक प्रकार के धन की जरूरत पड़ती है। उनको उस तब तक के लिए कहीं पर रुकना, उनका खाने पीने का प्रबंध करना, उनके चिकित्सा की व्यवस्था करना, इसमें सरकार के साथ साथ लोगों की भी भूमिका होती है। और साथ में अगर कहा जाए
तो बड़े स्तर पर इसमें जो है हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा कहा गया पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन भी इसके लिए जरूरी होता है। मतलब इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी अपना होना चाहिए। इसके अलावा हम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कई बार बड़े स्तर पर जो काम करते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे कि बड़े स्तर पर जो एक तरह से कोऑपरेशन के लिए विभिन्न देशों से तकनीकी हस्तांतरण है, खास करके इसके लिए भी काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें इसमें लिखी जानी चाहिए। मतलब यहां पर हमको सामुदायिक एक तरह से सहभागिता को बताना है। सामुदायिक सहभागिता डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कैसे उपयोगी है, क्या उसकी चुनौतियां हैं, और साथ में की चुनौतियों में हमको ये सारी बातें गिरानी है। देखिएगा प्रश्न को एक बार इसमें, तो इसमें कारक सामुदायिक सहभागिता और प्रभावी आपदा प्रबंधन कैसे हम इसको कर सकते हैं। भारत में उपयुक्त सामुदायिक सहभागिता की चुनौतियां क्या हैं और इसके मजबूत करने के उपाय क्या हैं। इतने बिंदुओं पर आप सहभागिता की चुनौतियां भी बता दी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, ऐसे काम तो कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम का होना, जन जागरूकता का ना होना, तकनीकी दक्ष ना होना, आर्थिक कुछ विपन्नताएं या एजुकेशन, ये सभी चुनौतियां हैं। और मजबूत करने के उपाय में अर्ली वार्निंग सिस्टम को और ठीक करना, ठीक है, कि लोगों को दक्ष बनाना कि जैसे वो एक दूसरे की सहायता कर सके। इसमें आपदा के समय कौन सा स्टेप लिया जाए, इन सब की चीजों पर काम करके क्या किया जा सकता है। सामुदायिक सहभागिता से आपदा के समय हम कम से कम नुकसान को कर पाएंगे और जो बाद में उनको पुनः प्रतिस्थापित करने का वो है उसको भी ठीक कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हमको इसमें लिखना चाहिए। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इससे कुछ आपको एक दिशा मिलेगी। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर एकाएक नहीं, धीरे धीरे करके लिखें और जो कुछ बातें बताई गई हैं इसका भी प्रयोग करें। और एक सटीक उत्तर कैसे हो सकता है इसको प्रैक्टिस से, क्योंकि उत्तर की कुछ जो कंक्रीट चीजें हैं वो तो सभी उत्तर में होने चाहिए, प्रस्तुतिकरण में थोड़ा थोड़ा अंतर सबका रहता है। तो अपने अपने प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष, कंक्लूजन, लगभग चीजें वही होंगी, विषय वस्तु वही रहेगा, लेकिन तरीके अपने बदल जाएंगे, प्रस्तुतिकरण बदल जाएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा और हम लोग फिर किसी नए सेशन में आपसे मिलेंगे। मैं फिर पुनः किसी नए सेशन में आपसे मिलूंगा और द स्टडी की टीम के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बस एक अनुरोध है कि उत्तर एक बार पूरे जो पेपर हो, जिनको अभी पेपर देना अगले वर्षों में, एक बार पूरा आंसर राइटिंग सभी सब्जेक्ट के जरूर करें, धीरे धीरे करें, एक एक दो उत्तर करके उसको जरूर लिखें। इसका उनको फायदा मिलेगा। प्रश्न भले नहीं रिपीट करेंगे, लेकिन लेखन शैली और यूपीएससी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसी इसकी डिमांड होती है, इसको समझने में काफी सहायता मिलेगी। थैंक यू, नमस्कार।